हेलो एवरीवन, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए MPPGCIL एग्जाम के लिए पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की एक सीरीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस एज वी आर डिस्कसिंग फॉर द पर्पज ऑफ नेक्स्ट forthcoming examinations so that you can make more and more correct answers in your exam। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाउ मैनी गीगावाट। हियर द वर्ड GW इज स्टैंड फॉर गीगावाट। कितने गीगावाट, हाउ मैनी गीगावाट कैपेसिटी हैज बीन टारगेटेड बाय द मार्च 2024 अंडर द सोलर पार्क स्कीम। तो जो सोलर पार्क योजना है उसके द्वारा कितने गीगावाट का टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हम लोग प्राप्त कर लेंगे, और वो रखा गया है 40 गीगावाट। 40 GW का टारगेट उसमें रखा गया है सोलर पार्क योजना के तहत। तो हमको ये भी पता होना चाहिए सोलर पार्क जो स्कीम है उस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया। 2015 में उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद उसमें टारगेट ये रखा गया कि हम 2024 तक इसको प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, मार्च 2020 तक 40 GW यानी 40 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने का उसमें रखा गया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये था इसके बारे में जानकारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए प्लान रिलेटेड टू द फैसिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सट्रैक्शन। हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसको कभी समाप्त नहीं होगी एनर्जी। तो वो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है हमारे पास, वो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनमें से उनको डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम चलाई गई है। तो पहला है अक्षय ऊर्जा निकासी। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से संबंधित कौन सी योजना है। पहला है ब्लू एनर्जी कॉरिडोर। तो ब्लू एनर्जी कॉरिडोर है, इसका संबंध है हैवी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जो होता है हैवी ट्रांसपोर्टेशन की स्कीम्स है ब्लू कॉरिडोर। और ये ओशन में भी यूज की जाती है, समुद्र में यूज की जाती है, वेल से संबंधित है। तो हैवी कॉरिडोर के हैवी ट्रांसपोर्टेशन से इसका संबंध है, तो एनर्जी से रिलेटेड ये नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वन रेड एनर्जी कॉरिडोर। रेड एनर्जी कॉरिडोर का संबंध इनसे नहीं है। रेड एनर्जी कॉरिडोर का संबंध फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ट्रांसपोर्टेशन से होता है, तो उसका संबंध इससे नहीं हो सकता एनर्जी से। येलो एनर्जी कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो किया जाता है, लेकिन उसका एनर्जी से कोई भी संबंध नहीं है इस प्रकार का, येलो एनर्जी से, इसके रिन्यूएबल एनर्जी से। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसको पूरा का पूरा डेडिकेट किया गया है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के लिए। तो ग्रीन कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसका ही संबंध है इसको। चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अक्षय ऊर्जा निकासी की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को फिर से आकार देने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना शुरू की गई है। योजना का पहला घटक 3200 सर्किट, और ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है इसके दो पैरामीटर्स बनाए गए हैं। इसका है पहला चरण है, एक दूसरा चरण है। पहला चरण 8 राज्यों में लागू किया गया है, और दूसरा चरण उसको लगभग सारे एरियाज को कवर करने के लिए डेवलप किया गया है। तो ये पहली स्कीम है जिसने बड़े पैमाने पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए कार्य करना शुरू किया है। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोदावरी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोदावरी बेसिन एरिया। गोदावरी घाटी क्षेत्र के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वास्ट गोदावरी रिवर बेसिन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज अबाउट 7.5% ऑफ कंट्रीज कोल रिजर्वियर। ये कह रहा है कि गोदावरी नदी के बेसिन में पूरे विश्व के जो कोल रिजर्वियर हैं, कोयले के भंडार हैं, उसका 7.5% है गोदावरी में। ये बिल्कुल सही आंसर है। गोदावरी नदी का जो बेसिन है वहां पर कोल के रिजर्वियर हैं, वो गोंडवाना डिपॉजिट्स हैं। हमारे कंट्री में दो प्रकार के कोल डिपॉजिट्स हैं, गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स एंड टर्शरी कोल डिपॉजिट्स। तो ये गोदावरी का जो जितने भी नदी बेसिन है, रिवर बेसिन है, वो सब गोंडवाना बेसिन है और गोंडवाना डिपॉजिट्स हैं, और यहाँ पर 7.5% है टोटल कोल प्रोडक्शन का। आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मन, वारंगल एंड वेस्ट गोदावरी आर द मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल सही है।
ये सभी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है और यहीं से ये सारा 7.5 कोल प्रोड्यूस होता है। द फेमस कोल फील्ड्स इज सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ 250 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन द गोदावरी एंड टेंडूर रिवर्स। गोदावरी और तंदूर नदियों के बीच 250 वर्ग किलोमीटर का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी सही है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऊपर के सभी स्टेटमेंट सही है। तो आप देख पा रहे होंगे ये स्टेटमेंट भी श्योर है, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका डी। करेक्ट आंसर है इसका डी, सारे स्टेटमेंट्स सही है। तो हम यहां पर ये भी देख लेते हैं कि कोयले के जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया में वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक डिपॉजिट है जिसको कहते हैं गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स और एक है टर्सरी कोल डिपॉजिट। गोंडवाना कोल डिपॉजिट टोटल कोल डिपॉजिट का लगभग 98% है और टर्सरी कोल डिपॉजिट है उस लगभग 2% है, 2% उसको कंसिस्ट करता है। और टर्सरी कोल डिपॉजिट सारे नॉर्थ ईस्ट में है, असम में, मेघालय में, नागालैंड में, इन सारे रीजन्स में फैले हुए हैं जो माउंटेनियस रीजन है नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम बात करेंगे गोंडवाना की तो गोंडवाना छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वहां पर फैला हुआ है, यानी वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, एंड ऑल द रिवर बेसिन्स हैज द गोंडवाना डिपॉजिट्स ऑफ कोल। तो कोल के गोंडवाना डिपॉजिट इन सारी नदियों के बेसिन में भी हैं। नेक्स्ट वन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत गोदावरी नदी की घाटी में देश के 7.5%, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, कोयले के भंडार है। इसके बाद आदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल, वेस्ट गोदावरी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्पादक जिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। गोदावरी और तंदूर नदियों के बीच 250 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आंसर होगा फोर्थ, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गोदावरी नदी के बारे में। और गोदावरी की नदी के बारे में आप समझिएगा, गोदावरी पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर में फ्लो होती है एंड इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट वन, चूज द रॉन्ग पेयर ऑफ कोल एंड बेसिन ऑफ कार्बन कंटेंट्स। अब देखते हैं कि कार्बन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें पहली कैटेगरी ये कह रही है एंथ्रासाइट कंसिस्ट 80 to 90% ऑफ कार्बन। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे अच्छी किस्म है जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% कार्बन होता है एंथ्रासाइट। एक कार्बन की कोयले की सबसे अच्छी वैरायटी होती है, दैट इज द करेक्ट पेयर। बिटुमिनस कार्बन कंटेंट्स फ्रॉम 75 to 80%, ये भी बिल्कुल सही है और इसमें भी इतना ही परसेंटेज होता है और ये भी कोयले की सेकंड टॉप वैरायटी होती है। नेक्स्ट वन इज लिग्नाइट। लिग्नाइट कंटेंट अप टू 55% ऑफ कार्बन, इसमें 45 से 50% तक ही कार्बन होता है। लिग्नाइट में कार्बन कम होता है, इसलिए इसको ग्रे कोल या भूरा कोयला भी कहा जाता है, ग्रे कोल या भूरा कोयला भी कहा जाता है। एंड सबसे कम कार्बन कंटेंट वाली इसकी वैरायटी होती है जिसका नाम है पीट कार्बन, पीट कोल। और इसमें कार्बन, इसमें लिखा हुआ कार्बन की मात्रा 50% से अधिक होती है। ये गलत है क्योंकि 50% तो लिग्नाइट में होती है, इसमें 50% से कम होती है, इसमें लेस देन 50% होती है, इसीलिए हम इसको लेस देन 50% होती है पीट में, है ना। इसलिए हम इसको ये मान लेते हैं कि पीट एकदम सफेद कोयला है, भूरा को सफेद कोयला उसको कहा जाता है। तो ये जो पेयर है ये ठीक से मैच नहीं है। करेक्ट आंसर इज पीट, जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। और याद रखिएगा, जितने भी हमारे टर्सरी कोल डिपॉजिट्स हैं, जितने भी टर्सरी कोल डिपॉजिट हैं, वहां से हमको पीट ही और लिग्नाइट ही मिलता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस मैक्सिमम हमको गोंडवाना डिपॉजिट से मिलता है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। गोंडवाना डिपॉजिट सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं ऑलमोस्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर विश्व स्तर पर कोयले के 4 प्रकार को विभाजित किया गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। इसमें लिखा हुआ है, इसमें कार्बन 50% से कम होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत था, इसलिए हमने उसको टिक किया कि वो हमारा आंसर है। उसमें लिखा था 50% तक होती है, नहीं 50% से अधिक होती है, नहीं, उसमें 50% से कम होती है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी तीनों में 50% से ज्यादा होती है, एंथ्रासाइट में, बिटुमिनस में और लिग्नाइट में, इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है।
और जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है वो कोयला सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करेगा, सबसे ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित करेगा, लेकिन उसमें एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश इज बुल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डैम? कौन से बांध पर पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ हम लोगों ने ये बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट हमने लगाया है। हमारे पास ऑप्शन है 4, माताटीला डैम, राजघाट डैम, धनोला डैम एंड रिहंद डैम। तो पहले इनके बारे में पता करते हैं। माताटीला डैम, माताटीला डैम कहां पर है? ये यूपी के ललितपुर में है, यूपी के ललितपुर में है ये डैम, और इट वाज कंस्ट्रक्ट इन 1958, इसको 1958 में बनाया गया। और ये कौन सी रिवर पर है? दैट इज इन टू द बेतवा रिवर, ये बेतवा रिवर पर है। राजघाट की बात करेंगे तो दैट इज ऑन आल्सो ऑन बेतवा रिवर, ये भी बेतवा रिवर पर है। और ये जो बेतवा रिवर पर जो बनाया गया था ये 1975 से बनाया गया था, और अभी ये एमपी के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। धनोला डैम यूपी में है और ये घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर है, और इसको 1917 में बनाया गया था। रिहंद डैम है, ये रिहंद नदी पर है, एमपी और यूपी का दोनों का ही कंबाइंड है, और इसको 1953 में इसको स्टार्ट किया गया था बनना। और इसी रिहंद डैम पर एक पहले रिजर्वियर बनता है, और वो रिजर्वियर का नाम है गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वियर, और ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। जीबी पंत, तो गोविंद बल्लभ पंत जो रिजर्वियर है, सागर है, वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। जब भी हम कोई डैम बनाते हैं, ग्रेविटी डैम बनाते हैं, उसके पीछे रिजर्वियर बनता है, और वो रिजर्वियर कई बार इतना बड़ा है, हो गया है जीबी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, कि वह इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक में कंसीडर किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है रिहंद डैम। ये एमपी और यूपी का कंबाइंड है, रिजर्वियर दोनों ही उसमें फैला हुआ है, और उसमें जो कैचमेंट एरिया है वो छत्तीसगढ़ के आसपास भी है, और ये बिहार तक वाटर सप्लाई करता है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है रिहंद डैम, ठीक है। तो इसका आंसर है रिहंद डैम। बाकी डैम भी पता होना चाहिए, ये बेतवा रिवर पर है, ये बेतवा रिवर पर है, ये घग्गर रिवर पर है, और ये रिहंद रिवर पर ही है। ये यूपी में है, ये भी एमपी और यूपी का जॉइंट है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? वो एमपी में है। ये भी यूपी में ही है, धनरोला डैम, और ये घग्गर रिवर पर बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाएं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रिहंद परियोजना, जिसके अंतर्गत रिहंद बांध और उससे संबंधित गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जलाशय बने हैं। भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी को रेणुका नदी भी कहा जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये इंडिया का बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, इंडिया का बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन वो है जो पृथ्वी पर लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले जो जीव जंतु थे, उनके हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से उनके जमीन के अंदर दबने से बन गया है, उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें आप देख पाएंगे जो आज हमको किस किस फॉर्म में मिल जाता है, कोयले के फॉर्म में मिलेगा, डीजल के फॉर्म में मिलेगा, पेट्रोल के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब है कि जो लकड़ी है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, अभी लकड़ी जीवाश्म ईंधन में इंक्लूड नहीं है, यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। बाकी कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन भी है, नेचुरल गैस भी है। तो ये आप याद रखिएगा, 3 तो ये हुए, कोल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ एंड नेचुरल गैस हुआ। तो ये हमारे क्या हैं? ये सब हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। वुड हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन वृक्षों के तने में
परवर्धी जाइलम के रूप में होता है। लकड़ी उन सभी वनस्पतिक सामग्रियों को भी कहा जाता है जिसके गुण काष्ठ के समान होते हैं। साथ ही इससे तैयार की जाने वाली सामग्रियां जैसे कि तंतु और पतले टुकड़े भी काष्ठ ही कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, लकड़ी एक कार्बनिक कंपोनेंट्स है, इसका ये किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत के कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस पैदा की जाती है। तो हम इसमें 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का तट, गुजरात का तट, बॉम्बे हाई का तट और तमिलनाडु। और आप जानते हैं अभी कि मुंबई से थोड़ी दूर समुद्र में एक प्लेस है मुंबई हाई, जो मुंबई हाई पेट्रोलियम नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, अगर स्टेट आएगा तो महाराष्ट्र, लेकिन अगर यहाँ पर दिया गया है बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई इज द हायर प्लेस विच प्रोड्यूस हायर नेचुरल गैस इन इंडिया। भारत में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बॉम्बे हाई भारत के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर पानी में एक अपतटीय क्षेत्र है जहां से नेचुरल गैस सबसे ज्यादा प्राप्त की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, नेचुरल गैस के बारे में अगर स्टेट आएगा, सेंटर आएगा, तो बॉम्बे हाई है जो महाराष्ट्र के मुंबई के पास समुद्र में बना हुआ है। तो यहां से हम लोग निकालते हैं नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा हमारे किसी भी प्लांट से निकाले जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत रिफाइनरी का मतलब है जो क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसको पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में कन्वर्ट करती हैं। रिफाइनरीज को रिफाइन करने का काम करती हैं। और इंडिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो गुजरात में लगी हुई है, जिसका नाम है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी है, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफाइनरी है। इसमें याद रखिएगा, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफाइनरी है, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। मथुरा रिफाइनरी आपको पता है यूपी में है, बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी है। ये भी भारत की प्रमुख रिफाइनरीज है, तेल शोधन कारखाने हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। देखा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, जो कि लगभग 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कुल क्षमता है, जो विश्व की किसी भी रिफाइनरी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है। जैसा कि अपन लोगों ने अभी समझा था, जीवाश्म ईंधन की हम लोगों ने एक सीरीज बनाई थी, मैंने आपको बताया था अभी। नेचुरल गैस एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, डीजल एक जीवाश्म ईंधन है, कैरोसिन एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक, तो डीजल, पेट्रोल, ये कैरोसिन एक जीवाश्म ईंधन है, एंड कोल एक जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें पूछा है कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है, तो नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है। इसका मतलब है सही उत्तर है इसका सभी जीवाश्म ईंधन है, इसमें सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है, याद रखिएगा। और इंडिया में ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जीवाश्म ईंधन प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, इसका है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर रिफाइनरी है। हाँ, वेयर इज द नेशनल वाटर एकेडमी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर रिसोर्स लोकेटेड। ये भारत का एक प्रमुख, भारत की नेशनल वाटर एकेडमी है, NWA वाटर एकेडमी है, और इसको बनाया गया था 1988 में। और ये कहां पर है, ये है खड़गवासला, पुणे। इसका एग्जैक्ट है खड़गवासला, पुणे में इसको बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खड़गवासला, पुणे। यहां भारत का सबसे नेशनल वाटर एकेडमी बनाया गया था 1988 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उपक्रम है। इसमें लिखा हुआ केंद्रीय जल आयोग के तहत, इसको बनाने वाले कौन से हैं, नेशनल वाटर कमीशन। केंद्रीय जल आयोग के तहत राष्ट्रीय जल अकादमी, जो जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण जल शक्ति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यक्रम है। जल क्षेत्र के पेशेवरों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें याद रखिएगा कि ये किस किस के द्वारा संचालित होता है, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, नदी विकास और गंगा संरक्षण,
जल शक्ति मंत्रालय, इन सारे के सारे चीज़ों का एक कंबाइंड एक वो है, सेंटर है जो एक एक्सेलेंस के रूप में काम कर रहा है, नेशनल वाटर अकेडमी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट विंड मिल्स एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पहली विंड मिल कब लगाई गई? मध्य प्रदेश में आपको पता है, हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर्स में भी देखा है कि जाम गोदारनी जो देवास है, देवास का जाम गोदारनी में पहली विंड मिल लगाई गई थी 1995 में। तो इसका सही आंसर होगा 1995। अब प्लेस का नाम आएगा तो जाम गोदारनी, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा तो देवास। ये एमपी का पहला विंड मिल है। 1995 देवास में, देवास जिले के जाम गोदारनी में स्थापित किया गया। यहाँ 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई। उसकी कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी प्रपोज्ड है, अभी तैयार नहीं हुआ है, प्रपोज्ड है। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मंडलाक में एक प्लेस है जिसका नाम है चुटका। मंडला के चुटका में एमपी का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन प्रपोज्ड है और वहां उसको अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। तो सही आंसर होगा मंडला। एक्सप्रेशन देखते हैं। चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है। ठीक है, जैसा कि इसमें पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन खंडवा? सिंगाजी मध्य प्रदेश के एक फोक आर्टिस्ट और फोक पोइट रहे हैं मध्य प्रदेश के, और इनका पूरा जो फंक्शनल एरिया रहा है, वर्किंग एरिया रहा है, वो रहा है पूरा का पूरा निमाड़ का रीजन। इसलिए उनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है, उनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। और उन्हीं को डेडिकेट करते हुए 2014 में यहाँ पर एक श्री सिंगाजी थर्मल पावर, वहाँ पर एक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पर? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। और ये 2014 में किया गया सिंगाजी के नाम पर, जो कि एक फोक पोइट हैं, फोक पोइट हैं जो इस फील्ड में काम करते थे। और इस फील्ड में नहीं, उनका संबंध साहित्य से था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उनको साहित्य के साथ साथ उनको सम्मान देने के लिए, उस एरिया में उनके नाम को एस्टेब्लिश करने के लिए थर्मल पावर का नाम उनके नाम पर रख दिया है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम। खंडवा जिले के डोंगलिया नाम, हाँ ये डोंगलिया याद रखिएगा, अगर प्लेस आएगा तो डोंगलिया है, स्थान पर है। अगर प्लेस नहीं आएगा तो आप डिस्ट्रिक्ट आएगा तो आप उसका नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which dam was built on the चंबल रिवर as the first hydroelectric project of मध्य प्रदेश? चंबल पर पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक यानी कि हाइडल जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा बनाया गया? तो इसमें चंबल पर ये भी है, राणा जवाहर सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है, राणा सागर भी है और बाण सागर भी है, ये तीन है। जो जवाहर सागर है ये भी 1960 का है, गांधी सागर भी 1960 का है, राणा प्रताप सागर 1970 का है, और बाण सागर जो प्रोजेक्ट है, जिसको जो शुरू किया गया बाण सागर प्रोजेक्ट है, ये 1975 का प्रोजेक्ट है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये चल रहे प्रोजेक्ट है, ये अभी पूरा हुआ है बाण सागर प्रोजेक्ट। तो आप ये देख पाएंगे कि इसमें गांधी सागर फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो चंबल रिवर पर बनाया गया। ठीक है, चंबल रिवर पर बनाया गया। तो जो ये प्रोजेक्ट है चंबल रिवर पर जो बनाया गया, ये प्रोजेक्ट में गांधी सागर पहला प्रोजेक्ट है जो मंदसौर, एमपी के मंदसौर और चंबल रिवर जो वहां से निकलती है, वहां पर ये बना हुआ है। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना वर्ष 1960 में मंदसौर जिले में भानपुर तहसील में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध में स्थापित की गई। देखिए मंदसौर में 1960 में भानपुर तहसील में इसको स्थापित किया गया। तो ये एमपी में चंबल पर बनाया गया पहला हाइडल प्रोजेक्ट है, चंबल पर बनाया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट बेनिफिट्स फ्रॉम राणा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर से कौन कौन से राज्यों को मुनाफा होता है? तो आपको पता है राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसको 1970 में चंबल रिवर पर तैयार किया गया। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ही इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी स्टेट हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर
मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है 1970 की। ये परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, और इसकी क्षमता 172 मेगावाट है। तो ये था हमारा सीरीज। अब हम देखते हैं कि जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेके आए हैं 45 टेस्ट की एक्सक्लूसिव सीरीज है। 45 एक्सक्लूसिव टेस्ट की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उनको आप देख सकते हैं, हमारी साइट्स पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रिकल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की सब्जेक्ट्स की एक 45 टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है जिसको वो लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ मैंने डिस्कशन किया है इस वीडियो में, आपके साथ जो डिस्कशन मेरा हुआ है, जो मैंने आंसर एक्सप्लेन किए हैं, उन सब की पीडीएफ अवेलेबल है आपके लिए AEC प्लस ऐप पर या YT डिस्कशन जो एक टेलीग्राम का चैनल है। अगर इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे पहले जो भी मैंने डिस्कशन किया है इस टॉपिक को लेकर के, इस सीरीज को लेकर के, वो पुराने टेस्ट भी आपको, पुरानी सीरीज के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे उस पर। तो आप जाकर के उस पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।